चलो सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। रिटायरमेंट हो रहा सर्विसेज से 31 दिसंबर 24 आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। कुछ डिटेल यहाँ पर दी गई है उनका। सबसे पहले लिखा है बेसिक पे 16,000 पर मंथ फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। डीए दिया है 50%, D1 है इसमें से। लमसम पेमेंट रिसीव बेटा यूआरपीएफ मिल रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 6 लाख। डिपॉजिट जो उन्होंने पीपीएफ में किया है वो किया है 40,000। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम यूआरपीएफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाज 2,20,000। तो मिला कितना है 6 लाख, इसमें 220 है ईआर का। ओके, इंटरेस्ट कितना है उसका 50,000 है 220 का। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 270 और इंटरेस्ट है अगेन 60,000। व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूआरपीएफ? लो भैया, तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोविडेंट फंड पोर्शन। तो इस क्वेश्चन को होल्ड करने का और मैं तुम्हें ले चलता हूं यहां पे। सर अपन यहां पर पूरे ही पीएफ कवर कर लेते एक बार। सबसे पहला कौन सा था सर? एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सर आपने अगर प्रोविडेंट फंड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो तो हमने बोला था प्रोविडेंट फंड एक डब्बा है, बॉक्स है। इसके अंदर कुछ पैसा किससे आता है? ईआर से। कुछ पैसा किससे आता है? ईई से, एम्प्लॉय से। सर एम्प्लॉयर से जो पैसा आया इस पर भी इंटरेस्ट आएगा, और एम्प्लॉय ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया इस पर भी इंटरेस्ट आएगा। तो ओवरऑल अगर पीएफ को समझो तो 4 अमाउंट हो जाते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उस पर इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उस पर इंटरेस्ट। करेक्ट। अब हमें इन चारों की टैक्सेबिलिटी समझनी है कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट तो किया तो टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, एम्प्लॉय के पे लगेगा, और इन दोनों के इंटरेस्ट का क्या होगा। तो हम चारों को समझ लेते हैं। चार होते हैं सर, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक। रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज में डिफरेंस केवल इतना है, अनरिकॉग्नाइज मतलब ऐसा साउंड कर रहा है ना इलीगल काइंड ऑफ, वो इलीगल नहीं है। रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज में डिफरेंस इतना है कि रिकॉग्नाइज को इनकम टैक्स जो अथॉरिटी है वो रिकॉग्नाइज कर देती बस, और अनरिकॉग्नाइज को उन्होंने अथॉरिटी नहीं दे रखी है, दैट्स इट, बस इतना अंतर है, बाकी सेम है सब। अगर आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो देखो सर, ड्यूरिंग दी सर्विस अलग और रिटायरमेंट अलग। खैर अपना केस कौन सा था? रिटायरमेंट वाला। लेकिन अपना किसका था? यूआरपीएफ का। लेकिन समझ लेते हैं अपन सारे। अगर एसपीएफ है और अगर आपको ड्यूरिंग दी सर्विस मिल रहा है, तो अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी। इसलिए भी नहीं मानी जाती है कि ये जो पीएफ होता है वो सैलरी का ही हिस्सा है। तो अगर सैलरी ऑलरेडी टैक्सेबल कर दी है तो उसका ही कोई पोर्शन वापस से थोड़ी रीटैक्स कर दोगे। तो इसलिए एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को इनकम कंसीडर नहीं किया, क्योंकि उसका ही सैलरी का छोटा छोटा हिस्सा आपने काट काट के जमा किया और बाद में जाकर उसको दे रहे हो, तो भाई उसके लिए तो वो ऑलरेडी इनकम कंसीडर की जा चुकी थी। अब वापस से उसको आप इनकम कंसीडर नहीं कर सकते हो। और उसको डिडक्शन हम कहां पर देते हैं? 80C में दे देते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एग्जम्प्ट। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट। बोलो हाँ। डन डन डन, खत्म। सर आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड। अब एसपीएफ में और आरपीएफ में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन एसपीएफ में कोई लिमिट नहीं है और आरपीएफ में लिमिट है। सर लिमिट है 12% ऑफ सैलरी, मतलब अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो एम्प्लॉयर का जो डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, वो केवल और केवल 12% तक ही मिलेगा। अब एग्जाम में कैसा आएगा? 15%, 18%। तो आप क्या करना, 12 तक एग्जम्प्ट कर देना और ऊपर का जितना पोर्शन है, मान लो 15 है तो 3 और 18 है तो 6, उसको क्या कर देना? टैक्सेबल कर देना। सेम गोज विद इंटरेस्ट, कितना? 9.5 तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसको? एम्प्लॉय को, क्योंकि सारा अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा। चलो इधर देखो, दोनों एग्जम्प्ट है रिटायरमेंट के टाइम। अब आ जाओ सर यहां जो अपने काम का है। अगर आप यूआरपीएफ का पैसा निकालते हो, कब सर? ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग में देखो सर, कोई डिडक्शन नहीं, कोई इनकम नहीं, डिडक्शन इज बस। डिफरेंस क्या है सर? क्योंकि इनकम टैक्स वाले आपके प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज, तो जब वो रिकॉग्नाइज नहीं करते तो तुम्हें डिडक्शन भी नहीं देंगे। देखो यही लिखा है। बाकी देखो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या है सर? एग्जम्प्ट है, उस पर इंटरेस्ट भी। अब उसने क्या पूछा तुमसे?
रिटायरमेंट के टाइम पर, तो रिटायरमेंट के टाइम पर आप देखो क्या होगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो भैया अगर कोई पैसा मिल रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा हम तो इसको जानते ही नहीं है, तो हम तो इसको इनकम मानेंगे और टैक्स लेंगे। सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी, उस पर इंटरेस्ट सैलरी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल। क्यों नहीं टैक्सेबल? क्योंकि सैलरी में से ही काटा गया था, तो सैलरी ऑलरेडी हमने टैक्स कर दी है। और इस पर इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब एम्प्लॉयर का पूरा सैलरी में, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, और उस कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अगर कहानी को आप समझ चुके हो तो अब सर इस क्वेश्चन को अपन करते हैं सॉल्व। जी जी बोले। सॉरी, क्या बोल रहे बेटा? सर नॉट टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट में ये डिफरेंस है बेटा। जब भी कोई चीज नॉन टैक्सेबल है इसका मतलब उस पर टैक्स की लाइबिलिटी आई ही नहीं है, और एग्जाम्प्ट का मतलब ये है कि लाइबिलिटी तो आई, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर दिया? एग्जाम्प्ट कर दिया। जीएसटी के अंदर अगर आपको याद है कुछ आइटम्स क्या है, नॉन टैक्सेबल है, मतलब उन पर आज तक अभी तक जीएसटी की लाइबिलिटी आई ही नहीं है, वो नॉन टैक्सेबल है। एग्जम्प्ट का मतलब यह है कि उन पर लाइबिलिटी आई थी, बट अपन ने, गवर्नमेंट ने उनको क्या किया? एग्जम्प्ट कर दिया। रुको बता रहे। हाँ अब बोलो। हाँ, अरे ये तो राजा ना 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 ना, ये ऐसे किया। अगर आपको ड्यूरिंग दी सर्विस मिला तो गवर्नमेंट बोल रही हम एग्जाम्पशन देंगे। अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पर आपको मिलेगा, आप एज एन एम्प्लॉय सोचो, आपको तो लमसम अमाउंट मिला यूआरपीएफ का, रिटायरमेंट के टाइम पर मिला तो उसमें जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा तो वो सैलरी माना जाएगा, उस पर इंटरेस्ट भी सैलरी माना जाएगा। तो नेचर चेंज हो रहा है बेसिकली, कि ड्यूरिंग दी सर्विस मिल रहा है या रिटायरमेंट मिल रहा है। ओके चलो आओ, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ये उनको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है, तो ईआरपीएफ कौन सा है? सबसे रिटायरमेंट वाला है। चलो अब आइए सर, बेसिक सैलरी दी गई है, डियरनेस अलाउंस दिया है, लमसम अमाउंट दे रखा, और सोचो अब अगर इस क्वेश्चन को पढ़कर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो टोटल कितना मिला? 6 लाख। इसमें एक ना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ढूंढो, कितना था? 220। इंटरेस्ट कितना था? तो 2 20 + 50, 2, ये कहां जाएगा? सैलरी में। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? ये नॉट टैक्सेबल, और उस पर इंटरेस्ट कितना है? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डन। बस यही निकालना था हमें। बोलो सर, क्या बात समझ में आ रही? मैं अभी अगर आपने देखा होगा सैलरी में, मैं पता है कोशिश ये कर रहा हूं कि ना आपको पोर्शन वाइज चीजें कवर करवाऊं। लाइक पीएफ है, ग्रेचुइटी है, पेंशन है, अभी लीव इनकैशमेंट पड़ा, आरएफए भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरएफए में अगर आपको याद हो विद फर्नीचर वाला कैसेट्स भी आपको मिल रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा कवर करके चलना पड़ेगा। तो चलो इसको एक बार सॉल्व कर दें प्रॉपर, इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलो आओ सर देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए सर, तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ यूआरपीएफ इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26।
लो सर, जो समझाया था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमने प्रेजेंट कर दिया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो और उस पर जो इंटरेस्ट हो वो सीधा जाता है सैलरी में, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट होता है वो जाता है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा, ये आप नीचे नोट डाल दीजिएगा, सिंपल कहानी खत्म। अच्छा, हॉस्टल्स में कुछ बच्चे, ओके। तो वैसे भी गर्ल्स हॉस्टल हॉस्टल थोड़ी होते भाई, फुल ऑफ एमिनिटीज, मतलब जितना बॉयज हॉस्टल वाले ना, बॉयज बेसिकली हॉस्टल में से ड्रीम करते हैं ना, उतना तुम्हारा गर्ल्स में तो शुरू होता है। जितने में मतलब लड़कियों का हॉस्टल का रेंट होता है ना एक लड़की का, उतने में 4 लड़के महीने भर पल जाते हैं, पता है आपको? हाँ, ऐसा नहीं है? मेरे को एक महीने पहले की बात है, उधर उस नए ऑफिस में बैठा था, तो एक स्टूडेंट थी, उसको हॉस्टल चाहिए था सीए वाले को, तो मैंने एक बच्ची को ऐसे रैंडमली रोक के पूछा कि आप हॉस्टल में रहते हो? बोले हाँ। तो मैंने पूछा कि इस बच्ची को चाहिए, कितना रेंट है? तो उन्होंने कहा सर 20,000। मैंने कहा रूम का पूछ रहा हूँ, पूरा हॉस्टल मैं क्या करूंगा? मैंने कहा मेरा ऐसा बिजनेस थोड़ी चलाना उसमें। मैंने कहा एक रूम का पूछ रहा हूँ बेटा। तो बच्ची बोलती सर एक रूम का नहीं, एक बेड का है, उसमें 3 बेड है। तो मैंने कहा तुम 20,000 देते हो ऐसे रूम का, मतलब बेड का, सॉरी। बोले हाँ सर, मतलब इतना ही लगता है नॉर्मली। मैंने कहा इतने में, मैंने कहा तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसके लड़कों को उठा के पूछो, मैंने कहा गिरी हालत में भी होंगे तो 6 पल रहे होंगे 20,000 में। तो हम तो एक हॉल ले लें, और हॉल में चाहिए एक बेड, क्यों चाहिए? टेंट का गद्दे लाओ। मैं जब 2012 की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज इन सीए, मेरा मंथली खर्चा पता है कितना था? 2800 रुपये। और पता है मेरे घर वाले कितने भेजते थे? 3,000। इतनी भारी रकम ज्यादा भेजते थे वो। उसमें उनको लगता था कि इतना ज्यादा 200 भेज रहे हैं, कल को आदमी प्लॉट लॉट नहीं खरीद ले वहां। हाँ, मतलब रियली में। तो हमारा मेरा अर्ली रूम का किराया होगा 1,200 रुपये। मतलब रूम का किराया टोटल कितना था? 6,000 डिवाइड बाय 5। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, 5 तो होने चाहिए। अब ऐसे ही था मतलब, और अगर थोड़ा और बड़ा मिल जाए तो 8 एडजस्ट कर लेंगे, उसमें क्या है। तुम तो हॉस्टल में भी रहो तो बेटा जन्नत है तुम्हारे लिए। तो हॉस्टल वाले कपड़े वपड़े वाईफाई वाईफाई सब ऐसे देते हैं, हम तो वाईफाई चुराते हैं पड़ोसियों का। तुमको वाईफाई मिलता होगा, है ना? वाइस समझ सकते बेचारे। हैं? अच्छा, अभी तो हॉस्टल तुम छावनी वाले देखे नहीं हो। अभी किसी को चलना हो मेरे साथ चलना, छावनी का हॉस्टल दिखाऊंगा मैं तुम्हें। हॉस्टल नहीं है वो। वो वो मूवी आई थी सरबजीत, देखिए, जैसे उनको कैद कर लिया था। वैसे ही है कि अगर तुमने ज्यादा पांव फैला है तो दूसरे के रूम में चले जाओगे तुम। अब मैं रहा हूं ना। तो ये वाला बच्चा जनरली छावनी में रहता है। तो घर ऐसे है कि मतलब हो सकता है तुम रात को सोए थे रूम में, तो हो सकता है प्लॉट पे उठो तुम, तो घर कब गिर जाए भरोसा नहीं उसका। तो मैं ऐसे रूम में देखने गया, मतलब तो वो घर ना ऐसे जनरली सीधे होते, वैसे थोड़ा टेढ़ा था। नहीं, ये रियल लाइफ रियल स्टोरी है, ऐसे मैं मतलब मस्ती के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं गया, तो मैंने उनसे ऐसे पूछा कि मैंने कहा किराया क्या है? बड़े जेंटलमैन व्यक्ति थे, तो उन्होंने किराया बताया। फिर मैंने उनको रिप्लाई, देखो तुम मेरा नेचर जानते हो, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, अभी नहीं ऐसा बना हूँ कि तुम्हें लग रहा कि लोगों की संगति में आके ऐसा हुआ, नहीं नहीं, मैं शुरू से हूँ। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप इसके पैसे आप मत लो, जो रह रहा है आप उसको दो, कि अगर तू मेरे घर में 1 महीने रहा तो मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। मैंने, क्योंकि अगला आदमी सोएगा भी तो सोचो उसको अड़ा के सोना पड़ेगा कुछ ऐसा टिका के, क्योंकि लुढ़क जाएगा, तुम्हारा घर ही टेढ़ा है। तो छावनी का स्थिति अलग है, बट छावनी में कुछ फेमस चीजें भी है।
कभी जाओ तो मथुरा वाले की कचौरी खाओ, फेमस है। मेरी मोहब्बत की शुरुआत वहीं से ही हुई थी, छावनी में मथुरा वाले का वो रेस्टोरेंट, उसकी वो टेबल, यादें हैं यार। यार चलो आओ। हाँ, लक्ष्मी नारायण तो अब तो बंगाली पे भी पहुंच गए भाई साहब। लेकिन आदमी को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ब्रांचेस खोलते जाओ। मैं बोलता हूँ पहली मोहब्बत पहली होती है, ये ब्रांच ब्रांच में कुछ नहीं होता। मजा छावनी का ही है, ये बात हकीकत है। आदमी ने बोला उधर ब्रांच खोल दी, इधर खोल दी, कुछ भी नहीं होता ब्रांच से। जो मेन हेड ऑफिस होता है मजा वही है। आदमी पहली बार मोहब्बत करता है, उसके बाद सारी समझदारी होती है। ये बात आज भी सही थी, कल भी सही रहेगी। आदि बोलता है मेरा ब्रेकअप हो गया नाउ, मैं वापस रिलेशनशिप में आ गया। तुम अब थोड़ी रिलेशनशिप, अब तुम समझदारी में आए हो। जो तुम्हारी क्यूटनेस थी ना पहली मोहब्बत में, वो दूसरी में खत्म हो जाए, फिर तुम समझदारी से डिसीजन लेते हो। पहली बारी जब उसका नंबर बिजी आ रहा था ना, उसने बोला था मैं मासी से बात कर रही हूं, तुमने माना था ये बात कि हाँ वो मासी से बात कर रही होगी। सेकंड में अगर वो सही में भी कर रही हो ना, तुम डाउट ही करते हो कि नहीं, मासी नहीं हो सकती है। यार कुछ लोगों के पता है दर्द ऐसे। अच्छा कुछ लोग, अच्छा लड़के, खासकर लड़के पता कैसे हो रहे होंगे। हाँ यार कल व्यस्त तो आ रहा था यार, रुक जाओ मैं पूछता हूँ। जैसे सीएस वालों को मुश्किल है कि मोहब्बत मिलती है क्या? हमारी किस्मत में यही है, ACIPL फलाना ढिमका। नहीं वो तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। अच्छा उसमें बड़ी बात ये नहीं कि मिली, बड़ी बात ये है कि रुकी। हाँ, अगर तुम सीएस वालों को सोचो बीकॉम वाली मोहब्बत मिल जाए, तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होती, उनकी होती ही नहीं है कभी। तो बोले कि बेबी चलो, बेबी बोला नहीं अभी मेरी टेक्स्ट की क्लास है। चलो कोई नहीं बेबी, फिर चलो, नहीं अभी हमारी राइटिंग प्रैक्टिस है। फिर एक बार और बेबी बोलेगी बेबी चलो, नहीं अभी तो ECIPL की मैराथन है। फिर बेबी बोलती है तुम रुको, मैं किसी और के साथ जा रही हूं। चलो आओ, आइए वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6। Mr. X retired from the service of Y Limited on 31st of January after completing service of 30 years and 1 month. He joined the company। ठीक है भैया, ये सारी उन्होंने डिटेल्स यहां पर दे दी है। तुम्हें क्या निकालना है? उनका ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है भैया। और राजा ये शिफ्ट आउट भी कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए मान लो, तो वैसे ही देख के टेंशन हो जाती है। कुछ नहीं करो सर, एक एक पॉइंट पढ़ो और एक एक पॉइंट का ट्रीटमेंट समझो कि सर इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब बट ऑब्वियस है सर, ऐसे सारे के ट्रीटमेंट थोड़ी बन जाएंगे हमसे। तो मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहा हूं कि तुम सारे के बने, जितने बन जाए ना उतने करो, बट करके आओ। छोड़ना तो है ही नहीं। चलो सर एक एक करके पढ़ो, और कुछ तो करने की कोशिश करो कि कितना निकाल सकते हो आप। ग्रेजुटी आराम से कर लोगे, लीव इनकैशमेंट अब भी करके आए हैं। ओ कार आ गई भैया इधर तो। पेंशन ऑलरेडी बेटा कर लिया हमने। गिफ्ट वाउचर मिल रहा है 6,000 का, 5,000 तक क्या होता है एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। टीवी भी मिल गई भाई को। तो गिफ्ट मिला है बेसिकली, और वो भी उनके ना कोलीग ने दिया है। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो है नहीं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब देखना तुम्हें ये है कि टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। जी मालिक, है का? ठीक है अभी पूछो, अदरवाइज तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चल ही रहे फिर अपन।
पूछो पूछो। हाँ, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? डन। मतलब इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना ना कि 5,000 तक एग्जम्प्ट है तो 1,000 टैक्सेबल है, नहीं नहीं। 5,000 तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर जो भी है सब टैक्सेबल है, पर पूरा मतलब बैलेंस नहीं निकालने का। एंटायर अमाउंट, करेक्ट। द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। निकाल रहे हो कोई? ग्रेचुटी, पेंशन, ये तो निकालो। लीव इनकैशमेंट, इतना तो सॉल्व करो ही। क्या बोल रहे हो बेटा? सॉरी। 3,46,000। ये क्या आ रहा है? 3,46,153 आई थिंक। दो लाख।
और किसी का आ रहा है कि बस इनका ही आ रहा है भाई सबका? यस। तो, देखो बाद में कंपनी हैज रिकवर्ड 2 लाख फ्रॉम हिम फॉर कार। मतलब बेसिकली बेच दी उन्होंने उनको। ये कैसे पड़ती है? तू पढ़ाने वाला लग जा भाई, तेरे को सब तो आता है। चलो हुआ कुछ? सॉरी। he was offered a car which was purchased on by company for company is recovered for car company इसी डेट पर 31 जनवरी 25। ये लिखा ना, फॉलोइंग ऑन दी रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट की डेट ये है। श्रीलेख। बस भैया बहुत है, अब मत कर तू, पता चले चला और जाए। हाँ, जितना दिख रहा वो भी चला गया। क्यों पे स्केल वाला क्वेश्चन किया है क्या एक आध किसी ने? मतलब बेसिकली हाउ टू रीड द पे स्केल, वो पता है क्या? लाइक दिस। कैसा? पता है इसको कैसे रीड करते हो? कैसे? हाँ, है ना, कि स्टार्टिंग बेसिकली सैलरी आपकी 20,000 है, जो पर ईयर 1,000 बढ़ेगी, और 25,000 जब तक नहीं हो जाएगी तब तक पर ईयर बढ़ती रहेगी। अब बेसिकली होगा ये एग्जाम में कि ये ना, मान लो 5 साल पहले का डेटा बताएंगे कि 5 साल पहले ये सैलरी चालू हुई थी तुम्हारी, अभी कितनी है वो नहीं बताएंगे, तुम्हें इसको जोड़ जोड़ के निकालनी पड़ेगी कि अभी कितनी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो भैया उसको थोड़ा सा देखने का, समझने का। चलो, एक और क्वेश्चन है। ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है बेसिकली, ये देखो।
मैंने बोला था ना एक आध क्वेश्चन में फुल फ्लेजेड ले लूंगा, ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है सैलरी का। अच्छा 6 था ना, ये 7 पे आओ पहले तो। पहले 6 करा दूं पूरा, ये कर लोगे? फिर मैं सोच रहा हूँ इंस्टेड ऑफ 6 ना अपन 8 कर लेते। पहले 8 करा दूं पूरा, फुल फ्लेजेड है। चलो एक बार जल्दी से 8 को ना रीड कर लेते हैं, उसके बाद अपन करना चालू करेंगे। और बेटर टू बी कि आप इसकी ना फोटो खींच लेना, ताकि आप ना जब अमाउंट लिखेंगे तो कोरिलेट कर पाओगे। चलो करें रीड, आओ। तो एम्प्लॉयड एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन बीटा लिमिटेड फर्निशेस यू दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेसिक सैलरी अप टू 31 ऑफ अक्टूबर कितनी है सर? 50,000 है। और तो बताओ सर सैलरी कैसे काउंट होगी अक्टूबर तक? मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तो मतलब आई थिंक 9 मंथ इंटू 50,000 और 3 इंटू 60,000। ये क्वेश्चन रीड करते समय ना बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़कर तक क्लिक हो जाना चाहिए कि इस हिसाब से उनकी बेसिक सैलरी निकलेगी। समझ में है ना कैसे? अक्टूबर तक कितनी थी फिर? नहीं मैंने सही लिया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सब के सब नालायक बैठे हैं आज। यहाँ आएगा 5 और इधर आएगा, वाह। चलो मैंने दिसंबर कंसीडर कर लिया था बेसिकली। हाँ, सैलरी इज ड्यू एंड पे लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ये कितना है? 40% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी ऊपर बनेगी, इसका 40% ये बनेगा। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर। अब 1 मंथ सैलरी बोला तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि कौन सी वाली लेना, 50 लेना कि 60 लेना। तो उन्होंने बता दिया कौन सी वाली, अक्टूबर वाली। अक्टूबर में कितनी थी? 50, तो उतना ही बोनस हो जाएगा। पेड नहीं, पेड हुआ है अक्टूबर में ऑन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर दैट मंथ। ठीक है, अक्टूबर में बोनस मिला और अक्टूबर में जो सैलरी थी और डीए था उसका जितना आएगा वही उतना उनको बोनस दे दिया गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू आरपीएफ कितना सर? अब भी इसका ट्रीटमेंट सिखाया था। आरपीएफ में अलाउ कितना है? 12, दिया कितना? 16, तो कितना टैक्सेबल? 4%। प्रोफेशनल टैक्स कितना है? 2,500, विच बेटा 2,000 पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, उतना टैक्स देना पड़ेगा। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर, क्या होता है लैपटॉप कंप्यूटर का? भले पर्सनल पर्पस के लिए भी मिला हो फिर भी वो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है। मोटर कार का एक ट्रीटमेंट अपन को देखना पड़ेगा, कैपेसिटी 1.6 से ज्यादा है। प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय 1 नवंबर, ऑफ है, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल है। रिपेयर रनिंग एक्सपेंसेस 45,000 आ रहे हैं। फुल्ली मेट बाय एम्प्लॉयर, तो कार किसकी? बोलो, एम्प्लॉयर की। रिपेयर मेंटेनेंस एम्प्लॉयर का, तो बताओ कितना? और 1.6 से ज्यादा है तो 1,800 प्लस आई थिंक 900, 2,400 रुपये पर मंथ आना चाहिए शायद। हाँ, अच्छा एक्सीडिंग 1 पर तो 2,400 हो गया ना, ओके।
द मोटर कार इटसेल्फ, बेटा चला कौन रहा है? एम्प्लॉय। तो बताओ ड्राइवर आएगा नहीं आएगा? फिर केवल 2400 आएगा। चलो लीव ट्रेवल कंसेशन का तो ऑलरेडी अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कंप्यूट दी सैलरी, ठीक है सर। लीव ट्रेवल में देखो क्या क्या हुआ है। हिज वाइफ 3 चिल्ड्रंस, दो कहीं रहता है। अरे याद है क्या कुछ? कॉस्ट ऑफ, तीनों को मिल जाएगा। चलो वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट इकोनॉमी क्लास रियम्बर्स्ड हुआ है बाय द एम्प्लॉयर, कितना? 30,000 फॉर एडल्ट, 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रंस, अवेलेबल फॉर एग्जामिशन ईयर। ठीक है, अपन को सैलरी टोटल इनकी कंप्यूट करनी है, तो आप इसकी फोटो रख लीजिएगा अभी के लिए। चलो लिखेंगे सर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर बालाजी फॉर 2025-26। चलो शुरू करो सर। बेसिक सैलरी कितनी थी सर? 50,000 इंटू 7, 60,000 इंटू 5, बताओ कितना आ रहा? सर कभी भी अब क्वेश्चन में मान लो ऐसे सैलरी का ही क्वेश्चन आ जाए, मैं बोल रहा हूँ सिंपल लॉजिक लगाने का सर। आप तो सीधा सीधा अमाउंट ऐसे फॉर्मेट बना के भरते जाओ, सब टैक्सेबल है, सब भरते जाओ। बस अब जैसे एचआरए आया, लीव ट्रेवल आया, तो उसमें से माइनस क्या करते जाओ? एग्जाम्शन या डिडक्शन जो भी अवेलेबल है। और उनकी कैलकुलेशन यहां मत करो, वो करो वर्किंग नोट में जाके, तो ये बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा। हाँ, जिनकी कैलकुलेशन ऐसे हो सकती है इनको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, वो इधर ही खत्म करो। ये भी स्मार्टनेस थोड़ी दिखानी पड़ेगी ना, कि हर चीज का नोट्स बनाओगे तो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो यहां पर खत्म कर सकते हो वो यहां पे कर देने का। बताओ इसका आंसर कितना आ रहा? 350 प्लस 6,50,000 आना चाहिए आई थिंक। 650 ना। चलो बेसिक सैलरी हो गई। फिर आइए सर डीए। चलो डियरनेस अलाउंस कितना था? 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बताओ सर इसका 40% कितना रहा? 2,60,000। चलो फिर आगे आइए सर। बोनस, बोनस कितना था सर? अक्टूबर की सैलरी, बोलो सर, प्लस डीए का, आई थिंक कुछ ऐसे ही लिखा था ना, अक्टूबर की सैलरी का और डीए का आई थिंक 40%, कुछ ऐसा 100% पूरा था ना। लेकिन तो अक्टूबर की सैलरी कितनी थी? 50,000, प्लस डीए कितना ले रहे थे? 40%, तो इसका 40%। तो टोटल कितना आ जाएगा? कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि डीए कितना है बेसिक का 40, तो अपन ने डीए का ले लिया बेसिक का 40 प्लस पूरा बेसिक। उसने यही बोला था कि सर बेसिक प्लस डीए जितना आएगा वही पूरा हमारा बोनस है, तो हमने ले लिया। चलो डन।
फिर लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, टू आरपीएफ in excess of 12% of salary। तो सर 4% लेना है 6,50,000 का। इसका जो नोट है वो अपन नीचे डाल देंगे, निकालो एक बार। 6% ऑफ सॉरी 4% ऑफ 6,50,000 कितना रहा? 26,000। आप देखो कितना स्मूथली क्वेश्चन जा रहा है। आप कुछ मत करो, एग्जाम के क्वेश्चन में जो पॉइंट लिखे हैं बस उसको ही उतारते जाओ और उसका ट्रीटमेंट करते जाओ, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली बन जाता है। चलो अगला ये प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये आपके लिए बेनिफिट हो गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 2,000। 2,500 में से 2,000 उसने पे किए थे। मोटर कार परक्विजिट कितना? 2,400। और दिया कब था भाई ने? एक बार मंथ्स गिनो। नवंबर में दिया था ना? नवंबर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 5 महीने इंटू 5 मंथ्स हो गए। कितना रहा? कितना रहा? 12,000। और कुछ नहीं बचा। ग्रॉस सैलरी बताओ भाई सब कितना आ रहा? कितना आ रहा? 10,20,000 लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन ऑफ सैलरी, डिडक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये सेक्शन जरूर याद रखिए। किसका सिवला है? उसका 24 है। 24 का 1, 24 का 2। ए और बी, ए का है स्टैंडर्ड, मतलब बेसिकली 30%, और वो सेकंड बी वाला जो है वो इंटरेस्ट का है, तो याद रखिएगा। चलो एक तो इसमें आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000। और एक आता है प्रोफेशनल टैक्स, टैक्सेबल सैलरी माइनस करो। कितना रहा राजा? 9,67,500। दिस इज योर टैक्सेबल सैलरी। अब ईमानदारी से बताओ, जो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था ना तब ऐसा लग रहा था बाप रे यार क्या ही था यार, कैसे बनेगा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन था। तो बस एक होता ना कि यार बस कूद जाओ, घुसो, बनेगा, आराम से बनेगा। अब मान लो से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का ये वाला पार्ट ना गलत हो गया, मान लो उसको कार याद नहीं है या कुछ भी कर दिया उसने, तो अल्टीमेटली आप सोचो यहां से यहां तक तो आप सही आए हो ना भाई, अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर गलत हो जाएगा, ये 967 की जगह कुछ और आ जाएगा।
फिर भी स्टेप मार्किंग के आपको कुछ ना कुछ नंबर वो जरूर देगा, और मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपने जो ट्रीटमेंट किया जहां जहां नोट है वहां नोट भी बनाओगे आप, इसके नीचे नोट्स भी आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करोगे तो काम हो जाता है। बोलो ठीक है सर, डन। नहीं जरूरी नहीं है वो तो, आप जैसे अब मान लो बेसिक सैलरी यहाँ खत्म करिए, यहाँ खत्म करिए, जो जो लग रहा है, जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का नोट आएगा, प्रोफेशनल टैक्स का नोट आएगा, मोटर कार का कैलकुलेशन आएगा, तो 3 नोट तो यही दिख रहे हैं सामने ही सामने, तो ये नोट आएंगे बस। जिनका ट्रीटमेंट आपने किया और क्यों किया कैसे किया वो ऊपर नहीं बताया, तो वो नोट बताना पड़ता है। चलो सर, तो अभी ये हो गई मालिक सैलरी की कहानी। बाकी एक आध जो क्वेश्चन बच रहा है वो आप आराम से सॉल्व करिएगा। चलो सर, आ जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहला मुद्दा है जीएवी का है, तो देखो मैंने पहला क्वेश्चन वही दे रखा है, इफ यू रिमेंबर हाई लो हाई, डन। तो वो याद रखने का, हाई लो हाई क्या मिलता है इससे, जीएवी, जीएवी में से माइनस क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, मतलब ये आउटस्टैंडिंग बेसिस पर अलाउ नहीं होते, तो क्या आ जाएगा, एनएवी, एनएवी में से क्या माइनस करोगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 ए और 24 बी। ए का एक था सर स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा है तो बाकी कोई खर्चों का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। बी फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डिडक्शन हम आपको दे देंगे, डन। इंटरेस्ट में याद है पूरा फ्लो चार्ट था, अगर एसी ट्रिपल आर के लिए है तो 30,000 था, बाकी उधर अगर जाओगे स्पेशल कैटेगरी 2 लाख था, याद है क्या, अरे बोला 2 लाख असेसी वाइज है, मतलब अगर दो ओनर हैं एक ही घर के तो 2 लाख ए को और 2 लाख बी को, याद है। फिर अनरियलाइज रेंट की कहानी थी, एक रूल नंबर 4 के अंदर वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, अगर हो रही हैं तो अनरियलाइज रेंट को आप माइनस कर सकते हो। वेकेंसी याद रखने का, वेकेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें जो आपका जीएवी आता है वो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में थोड़ा पंगा हो जाता है, जनरली अपन हाई लो हाई लेते हैं, लेकिन अगर वेकेंसी कॉन्सेप्ट है तो वहां थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती हैं। क्या चेंज हो जाता है सर, कि अगर आपका एक्चुअल रेंट प्लस रेंट रिसीवेबल, अरे याद है क्या कुछ ऐसा, दोनों जोड़कर अगर एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो एक्सपेक्टेड रेंट जीएबी है, और अगर वो ज्यादा है तो उसको तो वैसे ही लेते हैं, तो वो ध्यान रखने का। अच्छा, वेकेंसी का मतलब समझने का, जैसे किसी घर में आप 10 महीने रहे, उसके बाद मकान मालिक ने आपसे घर खाली करा लिया और वो खुद रहने लगा, तो इट इज नॉट एन कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी। वेकेंसी का मतलब होता है कि आपसे घर खाली करा लिया या आपने घर छोड़ दिया, उसके बाद घर में ताला पड़ा है कोई नहीं रह रहा, वो वेकेंसी है। अगर वो एलओपी से एसओपी बन गया तो इट इज नॉट एन वेकेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगली चीज सर, अगर कोई पोर्शन ऐसा है कि 1/3 रेंट पर है, 2/3 हम रह रहे हैं, तो सारी वैल्यूज का प्रपोर्शन आपको करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट एसओपी का होता ही नहीं है, तो जो भी एक्चुअल रेंट आ रहा है वो पूरा का पूरा एज इट इज अपन ले लेंगे, उसका कोई प्रपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज को प्रपोर्शनेट करने का। एक और जहां चीज तुम्हें फंसाई जा सकती है वो है सर प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, याद आ रहा, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट में खास बात ये थी कि जब से स्टार्ट हुआ वहां से इंटरेस्ट काउंट करने का, कब तक, हाँ, कंप्लीटेड ईयर तक, मतलब अगर आपका 1 जुलाई को कंप्लीट हुआ तो 1 जुलाई नहीं लेने का, 31 मार्च तक ही कंसीडर करेंगे, वो कहलाएगा प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कितने बार में अलाउ होगा, 5 बार में ना, 5 इंस्टॉलमेंट। अब लॉजिकल ये है कि जिस ईयर की आप बात कर रहे हो जब से घर इनकम देना चालू कर दिया या जब से घर कंप्लीट हो गया, उस ईयर में आपको एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी प्री एक्विजिशन की और पूरा मिलेगा करंट का। तो प्रॉब्लम ये आती है कि प्री एक्विजिशन का तो तुम लिख लेते हो, करंट का निकालना भूल जाते हो। और अगर आपने घर बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया, परचेज किया, तो 3 इयर्स 2 इयर्स वो वाला फंडा लगाया, मतलब स्पेशल कैटेगरी था, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख। अब आपका हिसाब बनेगा 2 लाख से ऊपर, आप देख लेना एग्जाम के क्वेश्चन में, तो भले 2 लाख से ऊपर कितना भी इंटरेस्ट आए, मैक्सिमम अलाउ कितना है, 2 लाख, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए सर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 मियरली ऐसे ही था, वार्म अप क्वेश्चन, मतलब जीए भी निकालने के लिए। ये क्यों डाला था कि एक बार वो हाई लो हाई बैठ जाए दिमाग में, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आ जाओ, तो ये आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, तो जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो क्वेश्चन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जी, सॉरी, अनरियलाइज रेंट वेकेंट, देखो ऐसा हो सकता है ना, अनरियलाइज रेंट का मतलब मैंने लिखवाया था बेड डेट, आपका ना टेनेंट किराया खा के भग गया है, अब वो अनरियलाइज रेंट है। अब अनरियलाइज रेंट क्योंकि बेड डेट हो गया, तो वो सर मैं एक्चुअल रेंट में से माइनस करूं कि नहीं करूं, मतलब वो मुझे अलाउ होगा कि नहीं होगा, वो उन चार कंडीशन पर डिपेंड करता है। कौन सी चार कंडीशन थी एग्जाम में, पता लिखने आई थी ये, और अगर नहीं भी आई थी ना, तो जहां अनरियलाइज रेंट आएगा तो मैं वो चार कंडीशन लिखनी पड़ सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशन थी? पहले जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, दूसरा जो टेनेंट है वो दूसरी कोई प्रॉपर्टी में सेम एसएससी की नहीं रह रहा, तीसरा आपने जो भी रेंट को रियलाइज करने के लिए प्रोसेस थी वो आपने सारी कर रखी है। एक और कुछ थी, एक और कुछ थी क्या? आपने आई थिंक करंट जिस प्रॉपर्टी है वो वेकेट भी करा लिया, ऐसा कुछ तो था एक चार मेजर्स ले लिए। हम्म, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आओ। स्पेसिफिक क्वेश्चन किस पर बेस्ड है सर? 24 बी पर। देखो तीन घर की कहानी हो गई, एक घर कहां पर है? बॉम्बे में, जिसमें फैमिली रह रही, एसओपी है। दूसरा घर जो कि खाली पड़ा है, डन। तीसरा रेंट पर ले रखा है भाई ने, तो इसने रेंट पर ले रखा है तो इसका हाउस प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, वो तो जिसके में रह रहा होगा वो उसकी पंचायत है, तो अपने लिए तो दो ही घर बचे भाई। रेंट पे कहां रह रहा, हमने क्या करना, उसके दो ही घर हैं, पहला है सर बॉम्बे और दूसरा है दिल्ली। अब फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ बॉम्बे, मतलब ये वाली जहां भी फैमिली रह रही है, उसने लिया था लोन 1 अप्रैल 23 पर। he has not repaid any amount so far in respect of house property at Delhi, he has taken loan of rupees 5 lakh। क्या दो एसओपी हो सकती हैं? आंसर इज यस, मैक्सिमम दो ही एसओपी अलाउ कर सकते हो, दो ही हैं उसके पास, तो दोनों को एसओपी मान लो। और अगर एसओपी माना है, क्या 115 बीएससी ऑप्ट आउट कर रहा है? देखो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 115 बीएससी ऑप्ट आउट नहीं करोगे तो इंटरेस्ट का डायरेक्शन मिलेगा ही नहीं, वो इंटरेस्ट का डायरेक्शन चाहिए और उसने ऑप्ट आउट कर दिया है, तो आप दोनों घर का इंटरेस्ट का डायरेक्शन ले सकते हो 24 बी का। अब क्वेश्चन आता है कितना, तो वो अपन को निकालना है, सिंपल, तो निकाल ले। कितना आ रहा, निकाला क्या आंसर? कितना आ रहा? देखो ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, जो दिल्ली वाला घर है ना उसके लिए तो रिपेयर का था, उसके लिए रिपेयर का लिया था, तो मैक्सिमम कितना? 30,000। एसी ट्रिपल आर, उसके लिए तो केबल और केबल का है सर, ट्रिपल आर में से है, रिपेयर रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन, अगर वो वाला है तो 30,000 है। हाँ अगर एक्विजिशन के लिए लिया या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, तो अगर स्पेशल कंडीशन पूरी होंगी तो कितना? 2 लाख। तो अगर मैक्सिमम भी मानोगे तो कितना? 2 लाख। तो 2 लाख वो और 30,000 है, कितना हो गया टोटल? 230। लेकिन मिलेगा कितना मैक्स? 2। अरे बोलो बाल, बस समझ में आ रही? तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सिंपल ये बताना था कि वो डायरेक्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता, तो आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन मिलेगा मैक्सिमम कितना? 2 लाख। चलो आओ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आएंगे, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे अपन, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा है इसके अंदर। एक बार जल्दी से जीए भी निकाल सकते हो तो निकालो।
कितना आ रहा है जीएवी? अभी तक तो आ जाता। 1,32,000 इज जीएवी। एनीवन एल्स? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कितना आ रहा? 31। 31 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर कितना? 1,20। दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। अब निकालो एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है सर? 11,000 पर मंथ। तो 11 इंटू 12, 1,32,000। लेकिन 11,000 उसमें से अनरियलाइज है, तो 132 माइनस 11,000, 1,21,000। 1,21,000 एंड 1,20,000 विच एवर इज हायर। सो जीएवी इज 1,21,000। जीएवी आ गई 121। अब आ जाओ, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड हैं क्या? हाँ। 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? तो तब 13,000 आ गए टैक्सेस। तो 1,21 में से 13,000 घटाओ। 1,30 नहीं, 1,21,000 माइनस 13 कितना बचा? 1,08,000 इज एनएवी। 1,08,000 में से अब माइनस करना है तुम्हें 30%, 75,600। और अब चाहिए सर इंटरेस्ट। अच्छा, दे ही रखा है। तो काहे के लिए लिया था भाई साहब ने ये? कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, तो 30,000 मान के करो। तो वो हटा दो 30,000 और इंटरेस्ट के नाम का। तो कितना बचा? कितना बचा? 45,600। हाँ, 1,08,000 तक आ गए थे। 1,08,000 में से 30 वो करो 30% एनएवी का, 32,400। और 30,000 कर दो मेरे साथ। नहीं, रिपेयर में तो अनलिमिटेड होता ना। हाँ ना, उसमें तो लिमिट है ही नहीं ना रेंट इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की लिमिट तो वहां है ही नहीं ना। इंटरेस्ट की लिमिट तो यहाँ है 2 लाख की, उधर तो अनलिमिटेड है। लेट आउट में तो जान दो 40,000 पूरा। कितना बचा? 35,600। अब जिनको नहीं आया ना वो पूछ लेना, क्योंकि एग्जाम में तुमने करना है, मैंने नहीं करना। बट इजी क्वेश्चन था यार, मतलब। है भाई कोई व्यक्ति जिसको नहीं बना हो तो पूछ लेने का। आगे बढ़ो। चलो सर, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4। ऐसा क्यों लग रहा सेम है? हाँ चलो, अब तुम्हारी बारी। अगर इसका आंसर नहीं आया ना तुम्हारा, तो गोली मैं मारूंगा। और एक काम करो, ऐसे मत निकालो, थोड़ा प्रेजेंटेशन कैसे करो। एक क्वेश्चन करके ही देख लो कैसे आ रहा है। ऐसा लिखो, प्रॉपर कंप्यूटेशन ऑफ, क्या निकालना है सर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गणेश फॉर असेसमेंट ईयर। ऐसा पूरी पंचायत लिखने का।
हो गया? तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा। ये कौन है? चलो हो गया। कितना आ रहा? ओ भैया लाइव वालो, कुछ तो बोलो। 68। 47 किसका आ रहा है? एक दो। 68, 54। और बाकी का आ ही नहीं रहा क्या? 75। 75। अरे हाई लो हाई बन रहा कि वो भी नहीं बन रहा? तो बस फिर। कितना आ रहा मैडम? है, तुम तो लाखों में पहुंच गए। 2,50,000 पर एनम में मंथ तो नहीं मार दिया? 12 दूनी 24, 30 लाख रुपए आ गया वो किराया। तो म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो कितना आएगा? 250। और स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 210। तो लो तो कितना हो गया? 210। लेट आउट कितनी करती है सर? 20। तो 12 दूनी 24, 2,40,000। वेकेटेड दी प्रॉपर्टी। अच्छा नहीं, आपको 12 नहीं करना है, 10 महीने ही करना ना। हाँ नहीं, जनवरी हाँ ठीक है। तो 2 लाख। अनलाइज रेंट कितना है? 20,000। तो ये माइनस हो जाएगा। 1,80,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस 8,000, 8% पे करे, इंटरेस्ट बोरोड पूरा अलाउ हो जाएगा। तो दिक्कत क्या आ रही इसमें? सही जवाब आएगा सर 47,000। जीएबी कितना आ रहा? 1,80,000। वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम हो गया ना। रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल ये ऐड करके देख लो, आ जाएगा। $47,000 आ रहा बेटा आंसर। ये फाइनल आंसर है, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
अरे चलो डन, आगे बढ़े। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलो ये वही है, इंटरेस्ट वाली कहानी। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब जैसे यहां पर हो रहा ना, 30 नवंबर 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, तो इंटरेस्ट कब तक का लोगे? प्री कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट कब तक का लोगे? अरे ये 31 मार्च 2020, करेक्ट। तो बेसिकली 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 20 तक का इंटरेस्ट जो आएगा वो प्री कंस्ट्रक्शन में आएगा। डिवाइड बाय कर दोगे 5 पर इंस्टॉलमेंट अलग होगा आपको। और जो आपका ईयर चल रहा है 2021 प्रीवियस ईयर, इसका पूरा आ जाएगा करंट ईयर का इंटरेस्ट। तो करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस एक इंस्टॉलमेंट किसकी, प्री की, तो आपको टोटल अलग हो जाएगा 2021 में। लो बता ही दिया भाई ने निकाल के, देखो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी भैया अभी। ये देखो क्वेश्चन फ्रेम करने में ना कुछ चीजें भूल गए। जैसे अगर आपको बताऊं, इनने इंटरेस्ट पे किया 3,60,000, एसओपी है, तो तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जीएवी लिख देना नील, इंटरेस्ट लिख देना 2 लाख। और क्योंकि ऑप्ट आउट कर रहे हो तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी -2 लाख। अरे लॉजिक समझ में बैठ रहा? तो उसमें कुछ करने लायक है ही नहीं। चलो, किस वाले का, 4 का? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा, जीएवी नहीं आ रहा होगा तुम्हारा, मतलब वहां से सही बैठ रहे होगे, फिर ना तुम्हारा वहां दिक्कत आ गई होगी। बुक लाए हो क्या? कोई बुक लाया? बताओ। एक चीज दिखा रहा है, वो क्या इतनी हाइड कर, मतलब ऐसे लिखी है ना कि वो उधर तक तुम ना पहुंचते नहीं हो। देखो एक बार क्या की, डीटी आईडीटी, हाँ मिल गई, चलो। देखो ये पेज नंबर है 100, मतलब इस नोट का जो बुक दी है आपको, उस पर आप देखना ना, ये इसलिए भी समझ के जाना कि एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, वैकेंसी वाला। अगर वैकेंसी होती है तो आपको क्या करना है, डीएवी कैसे निकलेगी, तो यू हैव टू कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट। तो आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन कौन सा इलस्ट्रेशन कौन सा था वो, यही था ना? हाँ, इसमें इसको कंपेयर करना इलस्ट्रेशन 4 को। एक्चुअल रेंट कितना है? 10 महीने का 2 लाख, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट, वैकेंसी रेंट जोड़ो, कितना हो जाएगा? कितने महीने खाली रहा? अच्छा जनवरी हो गया ना, तो ठीक है। तो हो जाएगा 240। अब इसको कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा, कितना आ रहा? 2,10,000। तो अगर आपका ना
एक्चुअल रेंट प्लस रेंट रिसीवेबल ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में जीएवी क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट। इसलिए आपका आंसर वो आ रहा है। क्या समझे? ये पेज नंबर ना 100 का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जरूर समझ के जाइए, छोटा सा लिखा है ये वाला, इसलिए इसको पढ़ के जरूर जाने का। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं बता रहा हूं। अब तुम बोलोगे कि सर वैसे तो फिर जीएवी 240 आ गई, तो जीएवी 240 नहीं आई, बस रूल डिसाइड हुआ है कि जीएवी किसको मानेंगे। जीएवी मानेंगे किसको? एक्चुअल रेंट को। तो एक्चुअल रेंट 240 थोड़ी मिला, एक्चुअल रेंट मिला 2 लाख माइनस 20,000, विच कम्स टू 1,80,000। अब जिनको नहीं आया वो इधर देखो, मैं बोल रहा हूं सर, आप लिखो सर एक्चुअल रेंट रिसीव प्लस अनरियलाइज रेंट, या उसको अनरियलाइज ना बोल के वैकेंसी रेंट बोलो। ये घर कब तक के किराए के लिए गया? जनवरी तक, मतलब कितने महीने? 10 महीने। दो दो 20,000 के हिसाब से कितना हो गया? 2 लाख। मान लो उसको बोलते हैं नोशनल रेंट। अगर ये घर 12 महीने के लिए किराए पर जाता तो कितना किराया आता? तो 2 महीने का और आता, मतलब कितना आता? 40,000। तो टोटल रेंट कितना आता? दिस इज योर एक्चुअल रेंट प्लस रेंट रिसीवेबल। अरे बोलने का, इसको कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट, कितना आ रहा आपका? 2,10,000। दो सारा था। इसको कंपेयर करो सर एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर ये सर क्या है, ज्यादा है या इक्वल टू है? देखो ज्यादा कौन है? एक्चुअल रेंट। अगर एक्चुअल रेंट आपका ज्यादा है किससे सर? एक्सपेक्टेड रेंट से, तो आपकी जो जीएवी हो जाएगी वो हो जाएगी एक्चुअल रेंट। अब जीएवी किसको मानो? एक्चुअल रेंट को। अब एक्चुअल रेंट कितना है? 2 लाख। ऐसे मानो अभी एक्चुअल रेंट कितना है? 2 लाख, क्योंकि मेरा घर तो 10 महीने के लिए भाड़े पे गया, तो 20,000 से 10 महीने का कितना? 2 लाख। अब उसने बोला रूल 4 की सारी कंडीशन पूरी हो गई है, तो जो 20,000 का बेड डेट हुआ वो माइनस करना मुझे मिल जाएगा, तो वो भी माइनस कर दो। तो कितना बचा? 180 क्या है सर? एक्चुअल रेंट, जो कि मिला अल्टीमेटली, वही क्या हो जाएगी आपकी? जीएवी। तो ये जो रूल लिखा है ना पेज नंबर 100 पर, ये जरूर पढ़कर जाइएगा। तो एक तो ये हो गया जो मैंने ये बताया। अब इसका उल्टा करो सर, अगर आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट दोनों मिलाकर भी अगर कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन, एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन विद एक्चुअल रेंट प्लस बोलेगा वैकेंसी रेंट, तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट को ही क्या मानेंगे? ये भी मान लिया जाएगा, और क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वो है जो मैं बता रहा था, प्रपोर्शन वाला। देखो 2/3 जो है वो क्या हुआ है? सेल्फ ऑक्युपाइड है, और 1/3 क्या है? लेट आउट है। तो जितनी भी वैल्यूज दी हैं, लाइक सबसे पहले शुरुआत में क्या दिया सर? जैसे म्युनिसिपल वैल्यू दी है 3 लाख, तो 3 लाख का क्या करने का? 1/3, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। हर अमाउंट का प्रपोर्शन करने का एक्सेप्ट एक्चुअल रेंट, क्योंकि रेंट ऑलवेज एलओपी का होता है, एसओपी का नहीं होता, उसका प्रपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। अब इसका जब सॉल्यूशन करोगे इसका, तो आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक एसओपी 2/3 और एलओपी 1/3, और यहां आ जाएगा पर्टिकुलर्स। सेम जीएबी दोनों के निकली गए। अब एसओपी की तो जीएबी होती नहीं, सीधा जाके नहीं लिख देने का। डन, हाउस प्रॉपर्टी खत्म। बोलो सर, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या डाउट? क्या यहां तक मामला क्लियर? 5 बज गए? ठीक है, इसको कल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लबिंग सेटअप तो इतना इजी है कि यार आप आराम से हैंडल कर सकते हो। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब मोस्ट इजीएस्ट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है क्या पता है? एक तो प्रॉपर्टी में क्या आता है वो, और रिलेटिव में कौन आता है वो, खत्म कहानी। बाकी उसमें कुछ भी नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ऑल्दो मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं, मैं आज आज ही आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा।
ये पीडीएफ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आज ही कर देना आप। देखो दो दो क्वेश्चन लिए मैंने भी। ये है सर क्लबिंग। अब क्लबिंग में जनरली जो ध्यान रखना है वो एक तो रखना माइनर का। कैसे याद रखोगे सर? देखो क्वेश्चन का मैं फ्रेमिंग ही बता देता हूं तुम्हें। क्वेश्चन में होगा क्या? एक माँ बाप है, मतलब एक ही होते हैं, एक क्या है तो माँ बाप है। अब माँ बाप के साथ होगा क्या ना कि माँ बाप दोनों कमा रहे हैं। तो अपन ने बोला था कि अगर दोनों कमा रहे हैं तो अब किसके में होगा? तो जिसकी इनकम ज्यादा होगी। तो पहला स्टेप ये कि पहले उनकी इनकम निकालो, दोनों की, मम्मी की और पापा की। अब क्लबिंग करने का, अब जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें क्लब करो। अब क्लब करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि 1500 का डायरेक्शन देना भूल जाओगे। माइनर का डायरेक्शन मिलता है क्लबिंग में 1500 रुपए, तो वो भूल जाओगे, तो वो नहीं भूलना। दूसरा, अगर आप हस्बैंड वाइफ वाला क्लबिंग करते हो, अगर किसी की सैलरी क्लब कर रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं भूलना। ये दूसरा चीज था। तीसरा, वो व्हाट इफ करके पूछ सकते हो कि अगर यही पैसा माइनर ने कमाया होता स्किल से, टैलेंट से, ऐसा इंडियन आइडल है, डांस इंडिया डांस, तो वो क्लबिंग। लेकिन अगर वो पैसा जो उसने स्किल से कमाया अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा और उससे कोई इनकम आएगी तो वो क्लब होगी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन जो दिए ना मैं कवर किया है, मतलब कोशिश करा है कि ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कवर कर लें। तो एक बार अपन जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं, तो कम से कम एक छोटा सा टॉपिक ये भी खत्म हो जाएगा। चलो सर शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए होल्ड शेयर्स कैरिंग 25% वोटिंग पावर इन एक्स लिमिटेड। मिसेस ए इज वर्किंग इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, मतलब ये वही हो गया तुम्हारी वाइफ भी, स्पाउस वाला। सैलरी कितना मिल रही? 30,000 पर मंथ। शी इज हाउएवर नॉट, तो क्वालिफाइड मैडम है नहीं, तो क्लबिंग होगी, लेकिन स्टैंडर्ड डायरेक्शन आएगा। अरे समझ में आ रहा ना? तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन देने का, और उसके बाद उनके हस्बैंड की सैलरी में इसको क्लब कर देने का। अदर इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए कितना है? 7 लाख 4 लाख रेस्पेक्टिवली, कंप्यूट दी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है सर, अदर इनकम पकड़ लेना, और इनको जो सैलरी मिल रही है मैडम को, वो इनको ना लेकर इनके में क्लब कर देना, बस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दे देने का। हो गया क्वेश्चन खत्म। हाँ, करो एक बार करके देख लो। पूरा साल ही करा क्या नौकरी? तो 12×3 = 3,60,000, मतलब 3,10,000। तो इसका आना चाहिए आई थिंक 7×3 = 10, 10,10,000 आ रहा है क्या? लेट मी चेक। अरे नहीं, सही है ना? 3,10 आ रहा, लेकिन कम आएगा ना, अपन 50 क्यों दे रहे? न्यू स्कीम है ना, 75 दो ना। 75 माइनस करो, तो 9,80,9,85,000 डन, यही आएगा। खत्म। चलो, तो 9,85,000। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये तो तुम ही करो, जल्दी जल्दी करो। प्रोप्राइटरी बिजनेस है विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ही इनकर्ड लॉस ऑफ ₹2 लाख ड्यूरिंग द हिज वाइफ। गिफ्ट दे दिया मैडम ने। लो भाई, सब प्रॉफिट कमाया है, तो एक काम करो, इनको वो कर दो, प्रपोर्शनेट कर दो। देखो टोटल कैपिटल कितनी थी भाई सबकी? 5, दो तो गए इसमें से, तो कैपिटल कितनी बची? 3, और मैडम ने दे दी 5 और, तो टोटल कितनी हो गई? 8। अब एक काम करो, कितना प्रॉफिट कमाया? 4। 4 को डिवाइड करो 8 से, इंटू कर दो 3 और इंटू कर दो 5। 1.5 लाख 2.5 लाख आ रहा है।
तो मैडम का सर का हो जाएगा 1.5 लाख, भाई साहब का मैडम का हो जाएगा 2.5 लाख, बात खत्म हो गई। अरे कैसे आया पता चला कि मेरे को ही आया? मेरे को बचपन में आ गया था। चलो भाई साहब माइनर आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 3। भाई ट्विन डॉटर्स हैं। देखो ट्विन डॉटर्स की कितनी है, 2,000 ईच, तो दो की हो गई 4, 4,000 एक क्लब कर लो, लेकिन माइनस 1,500 कर देना। अरे है ना? और मतलब 1,500 1,500 दो जन का, हाँ मतलब तो 3,000 वो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1,000। और एक की तो बेचारे की 1,200 ही है, तो 1,500 का तो वैसे ही मिलता है, तो 1,200 के 1,200 फ्री हो जाएंगे, तो मतलब 300 सरकार से मत मांगने लगना, 1,200 के 1,200 गायब हो जाएंगे, बस हो गई खत्म कहानी। तो क्लब कितना होगा? 1,000। 4 में से 3 गए तो बचा कितना? 1,000। लो सर। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ना, किसका? ऊपर वाले का? इसका बता दूं जो सामने है? ठीक है, इसको पढ़ो एक बार। चलो, मैडम की और सर की सैलरी दी गई है। निकालो भैया ग्रॉस टोटल इनकम। करें इसको सॉल्व? अच्छा पहले इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन समझोगे ना, तो देखो माइनर को जो इनकम हो रही स्पेशल टैलेंट से, ये तो क्लब होगी नहीं, लेकिन जो ये वाली आ रही है, ये तो इनकम फ्रॉम इनकम आ रही, तो ये क्लब होगी। अब क्वेश्चन आता है किसके पर होगी? तो जिसकी इनकम ज्यादा हो, तो देखो इनकम किसकी ज्यादा है? भाई सबकी। तो क्लबिंग अल्टीमेटली कहां होगी? अब मैंने जितना बोला ये सारा तुम्हें लिखना पड़ेगा पैराग्राफ के अंदर, कि जब भी बात आती है तो पेरेंट्स में, स्पाउस में उसके ऊपर क्लब होती है जिसकी इनकम हायर होती है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखोगे तो इनकम जो आप देखते हो माइनर की इनकम को छोड़कर, हाई किसकी है? मिस्टर ए की है, तो क्लबिंग प्रोविजन किसके पे लगेंगे? मिस्टर ए के पर। लेकिन अगर कोई माइनर इनकम कमाता है फ्रॉम देयर पर्सनल स्किल और टैलेंट, तो वो क्लब नहीं होती, लेकिन अगर उस इनकम से इनकम जनरेट की जाए तो वो क्लब हो जाती है। तो अपन को अल्टीमेटली इनकम पता है किसकी निकालनी पड़ेगी? मिस्टर ए की, क्योंकि मिस्टर मिसेज ए की तो क्लियर है ना, 2,30,000, कहानी खत्म, घर जाओ। तो इसको एक बार अपन सॉल्व करके देख लेते हैं, यहीं पे बना देता हूं। यहां पूरा वो हेडिंग लिखने का, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वो पूरा हेडिंग लिखेंगे ऑफ मिस्टर ए, ऑफ मिस्टर ए। देखो सर सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो ये आ रहा है इनका 3,90,000। फिर आएगा इनकम ऑफ माइनर बी, जो कंपनी का डिपॉजिट था वो है 15,000। इसमें से लेस कर दो एग्जम्पशन, भैया एग्जम्पशन मत भूल जाना कभी भी, 1,500, तो बाहर कितना आ जाएगा? 13,500। चलो इनकम डॉटर जो थी वो है सी, तो ये क्लब होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा स्पेशल टैलेंट से कमाया।
इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक वो है आई थिंक 3000 रुपये। गिफ्ट भी थी क्या कोई? तो गिफ्ट भी लिख दो, लेकिन नील आएगी क्योंकि 50,000 तक तो एग्जाम्ट है। चलो, और कुछ बचा? एग्जाम्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। -1500 और कर दो, लेस एग्जाम्शन। 1500 और कर दो इस 3000 में से, तो बाहर निकल कर कितना आएगा सर? 13,500 ये आ गया और 1500 और आ गया। तो जोड़ो, 390 प्लस 13,500 प्लस 1,500, तो कमिंग टू 4,05,000। तो सिंपल सा अपन को टेबल बनाकर ही काम करना है, जैसे ये है। बस जहां जहां माइनर का करोगे तो इकट्ठा नहीं सोचना ना कि 4 बच्चे हैं तो चारों का इकट्ठा नीचे कर देंगे। इंडिविजुअल का अगर क्लब कर रहे हैं तो -1500 भी उधर ही करते जाइए। डन। ये सर अगला चैप्टर है सर, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मैं आपको एडवाइस करूंगा, नोट्स अगर आपके पास हो तो आप डायरेक्टली उससे पढ़िएगा। और बस इतना याद रखिएगा कि इंटर कहां एडजस्टमेंट होते हैं और इंट्रा कहां एडजस्टमेंट होते हैं। रेदर देन आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पर ज्यादा मेहनत करें, मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ज्यादा मेहनत करिए ना डिडक्शंस पर, क्योंकि डिडक्शंस क्वेश्चन में भी मिलेंगे देखने को, और इंडिविजुअल अगर क्वेश्चन पूछना है तो डिडक्शंस के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। बोलो मालिक, यहां तक मामला क्लियर? बोलो सर। हाँ बोलिए। आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा। बस ये करो कि मैं बोल रहा हूँ डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक उठा उठाकर प्रैक्टिस करो। हाँ, और प्रैक्टिस नहीं, पहले अपन सैलरी निपटा लेंगे। सैलरी नहीं, पीजीबीपी, कैपिटल गेन भी बचा होगा ना अभी तो पहले वो निपटाएंगे, उसके बाद ही चलेंगे। कल अपन 11:30 शार्प चालू कर देंगे कहानी, तो आधा आधा घंटे के अंदर दोनों खत्म। उसके बाद तो जीएसटी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टम के भी क्वेश्चन में डायरेक्ट करा दूंगा, तो कस्टम के कुछ कर लेंगे और जीएसटी भी कर लेंगे। बट जीएसटी में भी वही है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही अपन कवर करेंगे। तो अभी हैबिट ये डालो ना कि डेली बेसिस पर ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कि जैसे आज, अगर आज बैठ गए तो मान लो सेट ऑफ निपटा दिया, कैरी फॉरवर्ड, छोटे छोटे टॉपिक जो है। और कोई भी बड़े टॉपिक जिनसे डर लग रहा है ना, उनके एक आधे का क्वेश्चन ना कर करके सॉल्यूशन के साथ करो। सॉल्यूशन देख देख के करो, आराम से कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो थोड़ा सा तरीका बदलोगे और करोगे तो मेरे हिसाब से काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं आपके वो जरूर करके देखो, सॉल्यूशन मिलते हैं उनके, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो करके जरूर देखो एक बार आप। ज्यादातर फोकस करना है प्रेजेंटेशन पर, नोट्स पर, और इस बात पर कि मुझे 100 का 100 अटेंड नहीं करना है। वो होगा भी नहीं, वैसे भी मैं बोल रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो नहीं बनेगा। जनरली जो पहला क्वेश्चन आपका आता था ना प्रीवियस अटेम्प्ट को छोड़कर, वो सैलरी हेड से आता था, फिर उसमें थोड़ा बहुत और इधर उधर का मिक्स कर देते थे। लेकिन पिछले अटेम्प्ट में जो आया था वो पीजीबीपी का आया था। अब पीजीबीपी का क्वेश्चन मतलब आइडियली आप सोचोगे ना, तो देखो मैं टेबल बनाता हूं ऐसे, मैं यहां लिखूंगा नेट प्रॉफिट। अब ये तुम्हें उसमें दिया ही है ना, पीएनएल जो आया है एग्जाम में, यहां से नेट प्रॉफिट उठा के यहां डाल दो। अब लिखो ऐड। आपको देखो पीजीबीपी क्वेश्चन में डर क्यों लग रहा है मैं बता देता हूं। आप लिखो यहां ऐड। सर ऐड कौन सी चीज करोगे? ऐड होने से होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसी चीजें जो अलाउ नहीं है और फिर भी तुमने पीएनएल पे डाल दी थी, तो वापस ऐड करनी पड़ेंगी। तो अब तुम्हारे जो बेसिक प्रोविजंस है ना, जैसे मान लो वो वाले थे कि जिनका पेमेंट जब करोगे पेमेंट बेसिस पर अलाउ होते हैं, पहले वो सेक्शन पढ़ लो। कैसे कौन से खर्चे हैं जो पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होते हैं, कि जब तक पे नहीं करोगे तब तक अलाउ नहीं होंगे, पहले वो पढ़ लो। फिर दूसरा याद है टीडीएस का था, कि अगर तुमने ये खर्चे के टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो रेसिडेंट को किया तो 30% डिसअलाउ, नॉन रेसिडेंट को किया तो 100% अलाउ।
अब P&L पर ने बोला होगा कि हमने रेसिडेंट को 1 लाख रुपए दिए लेकिन हम टीडीएस काटना भूल गए, तो तुमने खर्चा कितने का मांग लिया, 1 का, अलाउ कितना था 70 का, मतलब 30,000 क्या था, डिसअलाउ, तो यहां सबसे पहले वो 30,000 ऐड कर दो। तो वो सारे आइटम ऐड कर दो जो तुम्हें लगता है कि सर तुमने जबरदस्ती खर्चा क्लेम कर लिया जो अलाउ नहीं था। लेस क्या करोगे, जो ऑलरेडी लेस कर रखा है उसको वापस से लेस थोड़ी करना है। तो लेस जनरली वो चीजें होंगी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होगी कि हम ये खर्चे क्लेम करना भूल गए, तो तुम भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी कर लो, उनको लेस कर देना। ये एड लेस करके जो आएगा ना वो आएगा आपका टैक्सेबल प्रॉफिट, यही है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अब इसमें मोटा मोटा मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हें इतना ज्यादा लेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी जितना एड में आएगी। तो आज आपका होमवर्क अगर किसी को चाहिए तो बच्चा पार्टी ये करो कि तुम सेक्शन वाइज करो कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जो पेमेंट बेसिस पर अलाउ होते हैं, ऐसे कौन से खर्चे हैं जो टीडीएस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। बाकी तो जनरल खर्चे तो सारे ही अलाउ हैं। पीजीबीपी में याद है मैंने हाउस प्रॉपर्टी की कहानी सुनाई थी तुम्हें कि जनरली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को लोग किस में ले जाना चाहते थे, पीजीबीपी में, क्योंकि यहां 30% ही डिडक्शन है, वहां तो बोलते जितने खर्चे हो रहे हैं सब डालते जाओ। तो फिर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो भी रेसिडेंशियल है वो पीजीबीपी होगी नहीं कभी, वो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगी। तो इसमें फायदा ये है ना कि सारे खर्चे अलाउ हैं, जो अलाउ नहीं है वो लिख रखे हैं तो बस उनको ही तो पढ़ना है तुमको। आज तुम सबसे पहले होमवर्क ये करो कि प्रोविजंस वो पढ़ो जहां पर खर्चे अलाउ नहीं होते या कौन से खर्चे अलाउ होते हैं। बहुत इजी हो जाएगा और बहुत बिल्कुल आराम से कर लोगे, ताकि कल जब अपन आएंगे और कल जब पीजीबीपी स्टार्ट करेंगे तो तुम बिल्कुल ऐसे क्विक पकड़ोगे कि हाँ यार ये चीज अपन को समझ में अब आ रही है। तो आज का होमवर्क यही है। दूसरा होमवर्क ये है कि सर आपको करना है डिडक्शंस वाला चैप्टर, चैप्टर 6 वाला। ये चैप्टर करने का तरीका, डायरेक्ट क्वेश्चन, नहीं बन रहा ना सॉल्यूशन देख के बनाओ। मैंने बताया था तुमको वो तरीका कि क्वेश्चन नंबर जब 2 करते हो ना तो 1 का थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, फिर 3 में 1 और 2 दोनों का कुछ ना कुछ होगा, फिर 4 में तीनों का होगा, और 5वां बिल्कुल एग्जैक्ट चारों का तीनों का मिलाकर होगा। तो 5वां क्वेश्चन तुमसे 100% बनना चाहिए। तो बस इतना ही है सर। कैपिटल गेन में डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे कल आके अपन। एक वो कन्वर्जन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल असेट टू स्टॉक एंड ट्रेड वाला, तो वो कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, दैट्स इट। तो वो सिंपल लॉजिक है। ठीक है मालिक। स्लम सेल 50 भी, हाँ वो अच्छा क्वेश्चन है, वो मैंने ले रखा है इसके अंदर, स्लम सेल भी है और वो भी है, कन्वर्जन भी है। तो ये है मालिक आज की कहानी आपके लिए। आई होप कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। तो बस ये मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, एक बार लगे तो आप देख लीजिएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन लगे करने तो वो कर लीजिएगा। बाकी 2 होमवर्क याद रखिएगा, जब कल आओगे तो मैं पूछूंगा कि डिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर आना चाहिए यस। दूसरा सर, पीजीबीपी के सारे खर्चे आपको पढ़कर आने हैं, जो खर्चे अलाउ हैं वो वाले और जो अलाउ नहीं है वो वाले, और अगर कंडीशनल अलाउ हैं कि सर जब तक खर्च पेमेंट नहीं करोगे, जैसे इंटरेस्ट का जर्नली खर्चा कैसा होता है, पेमेंट बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर अलाउ नहीं होता है, तो ये आपको चीजें पढ़कर आनी। याद आ रहा 40A3 10,000 वाला, वो हर पीजीबीपी के क्वेश्चन में होगा कि तुमने कैश का पेमेंट इतने से ज्यादा कर दिया, लेकिन आदमी कौन है, ट्रांसपोर्टर है, उसमें 35,000 तक अलाउ है। पीजीबीपी याद है वो 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, फिर याद है 44AA टैक्स ऑडिट, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट, इनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये वो अपन ट्रक वाला जो था 44AE, कि वो 10 ट्रक्स हैं, हैवी व्हीकल है, लाइट व्हीकल है, वो सारे क्वेश्चन ऑल्दो मैंने ले रखे हैं, बट आपको एक घंटे के अंदर ये पूरा रिवाइज करना है आज, ताकि जब कल क्वेश्चन करें तो बिल्कुल क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये प्रोविजन अपन पढ़कर आए हैं। और कल मैं कोशिश करूंगा कि एक बार पीजीबीपी तो 10 मिनट पहले दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट सेक्शंस खास करके। जैसे एक याद है डेप्रीसिएशन का फॉर्मेट बनाया था कि सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू लेने का, फिर एडिशन करने का, फिर सेल हुआ तो माइनस करने का, फिर क्लोजिंग डब्ल्यूडी भी आएगी, क्लोजिंग में डिवाइड करने का कि फुल ईयर वाली कौन सी है, लेस देन 180 डेज वाली कौन सी है, जो फुल ईयर है उसमें फुल ईयर का डेप्रीसिएशन, जो लेस देन वाली है उस पर हाफ परसेंट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने अभी तक बोले ना, इनको रिवाइज कर लोगे, पीजीबीपी अपने आप आपको लगेगा कि मेरे हाथ में आ गया है। हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन की कंडीशंस के किसको मिलता है, तो वो इंपॉर्टेंट है सर। बोलो सर चलेगा, पक्का,
कल इसमें से कितने लोग नहीं आएंगे? क्यों, जितने आज हो सब कल आओगे? जितने आज नहीं आए ना दोस्त यार, उनको बोल देने का कि भाई सब कल आने का। आज की पार्टी फिर कल शिफ्ट करेंगे अपन, कल करेंगे, ठीक है? चलो, डन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।